नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल की क्लास में रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रेलवे ग्रुप डी के कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्दी का इस समय बहुत माहौल है, आप सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, सेहत का बहुत ख्याल रखें। बाकी आपको वीडियो लगातार हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। आइएगा जुड़ते हैं। आज का पहला सवाल क्या है उसको देखते हैं। आपके सामने प्रश्न आज का पहला आ गया है, उसका जल्दी से जवाब देना है। कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आज का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और इसका जवाब बहुत ही जल्द दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ये प्रश्न जो है आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये जुड़ा हुआ है एनालॉजी चैप्टर से बेटा। एनालॉजी चैप्टर से जो संबंध ए का बी से होता है वही आपको सी का डी से बताना होता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। हॉकी का संबंध है मैदान से, तो बैडमिंटन का क्या होगा? तो एनालॉजी में आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे गेम होते हैं आउटडोर और इनडोर खेल होते हैं, गेम के मैदान होते हैं। जैसे कि हम लोग हॉकी को मैदान में खेलते हैं, उसी प्रकार बच्चों बैडमिंटन को हम लोग कोर्ट पे खेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर कोर्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर सामने है और इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत है। और तैयारी को लगातार कंटिन्यू बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बेटा, इसका जवाब बताना है और ये कैसे लगेगा, बहुत ही इजी कांसेप्ट से इसको समझना है। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 2 संबंधित है रीजनिंग के आयु से संबंधित है। रीजनिंग में एक चैप्टर का नाम होता है एज प्रॉब्लम। आयु से संबंधित ये क्वेश्चन है और इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आइएगा देखते हैं बेटा कैसे इसका सही जवाब आएगा और कम समय में। आप यदि चाहेंगे तो इसका जवाब बहुत ही आसानी से विदाउट पेन से भी आ सकता है। बहुत ही सरल सवाल होते हैं और बहुत ही आसान थिंकिंग से अप्रोच कर सकते हैं आप रीजनिंग को। मोहन और सोहन की आयु का अनुपात बेटा दिया है। मोहन और सोहन, ये मोहन है और ये सोहन है। इनकी आयु का अनुपात है 5:4। 5:4। ये जो उनकी वर्तमान आयु का योग, ये बेटा ध्यान रखना, ये क्या दिया है। कभी आपको योग दिया होगा, कभी आपको अंतर दिया होगा, कभी आपको गुणनफल दिया होगा, मल्टीपल दिया होता है। आप एक बात बताइएगा, हमको क्या दिया है? योग। योग कितना है बेटा? 36। अगर रेशियो किसी का 5 और 4 है तो इनका योग कर दो, क्योंकि योग बराबर योग। मैथमेटिकल का एक नियम होता है, यूनिट सेम होना चाहिए बेटा। यूनिट अगर आपका सेम है तो सवाल का कंपैरिजन कर सकते हो। तो इनका योग कितना हो गया? 5 और 4 बराबर हो गया 9। 9 बराबर बेटा गिवन है 36, तो 1 बराबर हो जाएगा बेटा 4। 1 बराबर आपकी वैल्यू 4 आ गई है। अब आपसे पूछ किसका रहा है, उसका जवाब दे देना है। सोहन, सोहन कितना है? 4। तो 1 बराबर बेटा जब 4 है तो 4 बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 16। देखिएगा ऑप्शन 16 कहीं दिख रहा होगा। 16 वर्ष आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आया। जब कभी भी एज से संबंधित इस प्रकार के सवाल दिए हो तो
अंतर है तो इनको घटा दो, मल्टीपल है तो इनका मल्टीपल कर दो, कंपैरिजन कर दीजिएगा, जिसका आपसे जब आप पूछ रहे हैं उसका आंसर आ जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 आज का क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन आपके सामने है और सवाल नंबर 3 अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका जवाब बहुत ही जल्द बताइएगा। आपने ध्यान से अगर सवाल को पढ़ेंगे तो ये बोल रहा है दर्पण छवि, दर्पण छवि आपसे पूछा मिरर इमेज। आपके नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर है मिरर और वाटर का, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आसानी से हल भी किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो मिरर हमेशा क्या होता है, आपको ऊर्ध्वाधर अक्ष पे लगा होता है बेटा। मिरर हमेशा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लगा होता है, यूं परिवर्तन होगा तो लेफ्ट वाला हिस्सा मैंने बताया था राइट में पहुंचेगा और राइट वाला हिस्सा आपको लेफ्ट में मिलेगा। आपको परिवर्तन करने की बेटा जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि सवाल में चित्र आपको गिवन होते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से कौन सा इसका सटीक आंसर होगा। अब देखेंगे जब इसको विभाजित करेंगे तो ये इधर आएगा, ये तो सब में है, ये भी इधर आएंगे तो देखो बेटा ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया। ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 तो किसी भी पोजीशन में आपका जवाब हो ही नहीं सकता है। अब देखेंगे इनके माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में सही और भली भाग दिख रहा है। अब आप यहाँ पे चित्र को देखेंगे तो सिमिलर लग रहा है ये भी, मगर इसको अगर गौर से देखेंगे, इसको अगर हम लोग गौर से देखेंगे, इसकी जो लाइन है ये पतली और बड़ी है, इसलिए ऑप्शन चौथा कैंसिल हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो ये लाइन भी उचित है जितना कि इमेज में है और उतनी मोटी या कह सकते हैं आप उतना ही साइज है, इसलिए इसके होने के चांसेस है। बट इसको भी देख लेते हैं, ये देखो साइज तो उतना ही मोटा है और देखने में भी है, बट इसका थोड़ा सा साइज बड़ा है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड कैंसिल होता है। तो बेटा आपका आंसर सही तीसरा होता है। अब एक बात यहीं पे और कर लेते हैं आप सभी से और उस बात को लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आई होप कि इसका आंसर तीसरा हो गया है, आपको समझ में आया। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अल्फाबेट में कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जो समान रहते हैं मिरर में, क्या समान रहते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। कैपिटल लेटर की बात कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना है। अल्फाबेट कितने हैं जो समान रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं, या उनकी कुल संख्या कितनी है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इस दोहे की तरफ से याद रखना है एमडी हीट यू वैक्स, इस बात को ध्यान रखना है। एमडी हीट यू वैक्स, ये सारे के सारे बेटा कैपिटल लेटर की बात हो रही है यहाँ पे। इनकी कुल संख्या जो है 11 है, 2 3 5 3 8 और 8 3 बेटा होते हैं 11। डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल मिलेगा कि ऐसे कितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं, ऐसे कितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं जो दर्पण में कभी भी परिवर्तित या बदलते नहीं हैं। ऑप्शन होगा 10, 11, 12, 15, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 11। आई होप कि आपको ये समझ में आया और उम्मीद भी यही करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और आप अगर रीजनिंग में थोड़ा सा भी मन और दिमाग लगा लेते हैं तो मेरा मानना है बेटा आपका ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होगा और आपको बहुत ही लाभ आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और बहुत ही सरल है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 आज का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कीजिएगा और जल्दी से कमेंट करके जवाब को दीजिएगा। और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी जल्द हम आगे लाइव क्लास आपके लिए लाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो अपडेटेड कंटेंट के साथ आप सभी के बीच में हम लगातार जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इसका जवाब देना है। क्या है आंसर? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? आप बिल्कुल हार नहीं मानिए कि आपको रीजनिंग समझ में नहीं आता है। हम इस तरह से बेटा पढ़ाएंगे आपको कि आपको नहीं भी आता है तो भी बस हमारे साथ जुड़े रहना। अभी मैं प्रैक्टिस वीडियो ही बना रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी का। आगे हमारे चैप्टर वाइज भी वीडियो आएंगे विथ कंसेप्ट के साथ, कंसेप्चुअल विथ ओरल चलेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएंगे और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आइएगा इसका जवाब देखते हैं। देखो बेटा ये एन है और इसकी वैल्यू है 12, ये एन है, ये पी है। आप समझिएगा एन 12, एन 14, ये 16 है, तो किसकी बारी बेटा? 18 आना चाहिए, 18 की बारी है। तो देखो कहाँ कहाँ 18 आ रहा है। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ रही नहीं ऑप्शन, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन सा? तीसरा और दूसरा। अब आर के बाद उसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए। क्या? 12, 14, 16, 18 बेटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो कितना 2, 2, 2 का चल रहा है। यहाँ 18, यहाँ नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड कैंसिल, ऑप्शन हो गया थर्ड। आगे मैच करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लेस हो रहा है। तो आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा हो गया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को थोड़ा आसानी से हल करना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे जुड़े हुए, और ये लॉजिकल पार्ट है न्याय और निगमन का। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। पहला, दिए गए कथनों को सही मानते हुए कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा विकल्प सत्य है। कभी कभी बेटा यहाँ पे पूछ लेता है कौन सा विकल्प असत्य है, तो इस परिभाषा को पढ़ना जरूरी है, जबकि आज उसे सत्य पूछा जाता है। आइए देखते हैं। कह रहा है कुछ बिल्लियां 2 टांगे वाली हैं। अगर आप वेन डायग्राम बनाना भी चाहते हैं तो बना सकते हैं। 2 टांगे वाले, और ये क्या है बेटा? बिल्ली। कुछ बिल्लियां 2 टांगे वाले, कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है। देखो बिल्ली और पुरुष में बेटा नो है, इसलिए इसको नो बना दूर कर दीजिएगा, अपने संबंध नहीं रखना। सब नाक का, सभी बंदर क्या है? पुरुष। बंदर बेटा किसके अंदर आएंगे? पुरुष के अंदर आएंगे, और पुरुष हो जाएगा बंदर के ऊपर। अब इसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष देखने हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कौन सा आपका ऑप्शन सत्य है, सही है, उसको बताना है। तो आइएगा ऑप्शन नंबर पहला, कुछ बंदरों की 2 टांगें होती है। वो अलग बात है, दैनिक जीवन में होती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो बताइएगा बंदर सारे पुरुष के अंदर है, मगर 2 टांगों के साथ कुछ भी हमें पता नहीं, तो इसलिए आपका प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कोई बंदर बिल्लियां नहीं है। कोई बंदर बिल्लियां नहीं। कहने का मतलब बंदर और बिल्ली में नो का रिलेशन पूछ रहा है। तो बताइएगा बंदर है पुरुष के अंदर, और पुरुष और बिल्ली का जब नो का रिलेशन है तो पुरुष के अंदर कोई भी होगा तो उसका बिल्ली के साथ नो होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पुरुष के अंदर बंदर है और पुरुष का अगर किसी के साथ नो है तो बंदर का अपने आप
जैसे यहाँ आप हो, यहाँ आपके पिता हैं और ये पड़ोसी है। अगर परिवार के मुखिया पिता की लड़ाई पड़ोसी से है तो परिवार के अंदर जितने भी लोग आएंगे उसकी लड़ाई इसके साथ होगी। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सेकंड बेटा सही है। देखते हैं ऑप्शन सी और डी को। जो जवाब देना था वो हमारा जवाब मिल गया है, बट सी और डी को भी देख लेते हैं। कुछ पुरुष बिल्लियां हैं। पुरुष और बिल्लियां में हमें ये पता है कि कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं, बाकी बात मुझे नहीं पता है। कहीं भी नेगेटिव अगर इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो वहां से पॉजिटिव नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी भी का आंसर। चौथा कह रहा है सभी पुरुषों की 4 टांगे होती हैं। सभी पुरुष और टांगों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं पता है, इसलिए ऑप्शन आपका चौथा भी गलत हो गया है। जवाब आपका है सेकंड। आपको खुद वहां पे समझना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इसका कुछ भी नहीं बताने की जरूरत है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर सेकंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है, डायरेक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका जवाब जल्दी से बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्शन से संबंधित है और इसका सही जवाब क्या है उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको पता है डायरेक्शन के बारे में मैं एक बार पुनः बात कर लेता हूँ और आपको बताया भी था कि ये जो ऊपर की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, ये साउथ और ये ईस्ट होता है और ये बेटा होता है आपका वेस्ट। ये इसकी उप दिशाएं भी होती हैं जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, पूर्वोत्तर बोल सकते हो या उत्तर पूर्व बोलते हैं, इसको दक्षिण और पूर्व बोलते हैं, इसको दक्षिण और पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर और पश्चिम बोलते हैं। ये दिशाएं 4 आपकी वास्तविक दिशाएं हैं, उनकी 4 उप दिशाएं हैं। आपको ये बात हमारी समझ में आई। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति उगते हुए सूर्य की दिशा में चलना शुरू कर देता है। उगते सूर्य की दिशा का मतलब ये होता है जब सूर्य उगता है तो वो दिशा होती है पूरा। तो वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है बेटा? पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। तो आइएगा पूर्व दिशा में चला लेते हैं व्यक्ति को, ये जा रहा है पूर्व दिशा में। वह अपने बाएं और 45 अंश पर घूमता है। अब देखो ये कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको 45 मीटर घूमना है। बाएं तो ऊपर होगा, बाएं जब ऊपर होगा और 45 घूमना है तो यूं मूवमेंट करेगा बेटा। ये कोण आपको लेना है। कोण हमेशा मुड़ना जब भी है बेटा तो आपको बाहरी देखना है, ना कि अंदर ही। अगर आप ये कोण देख लेंगे बेटा तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। बाहरी कोण देखना है। 45 मुड़ गया और जा रहा है और 500 मीटर चला। चलिएगा 500 मीटर की दूरी तय करें। आगे चलता है, उसके बाद वो अपने बाएं ओर घूमता है और 90 जाता है। ऐसे जा रहा है ये और फिर इसको आदेश आया कि बाएं जाना है और 90 जाना है। तो बताओ बेटा, बाएं तो इधर होता है, बाएं जब इधर होगा, अगर इतना मोड़ेंगे इसको तो ये 45 हो रहा है, तो बेटा ये इस प्रकार से मुड़ेगा, इस प्रकार से, फिर जाकर के ये 90 का एंगल बनाएगा। और जब 90 का एंगल बनाएगा तो यूं जा रहा है, और जब यूं जा रहा है तो आप बताइएगा अगर हम यहाँ पे दिशाओं का कंपैरिजन करेंगे तो ये दिशा बेटा कौन सी है? उत्तर और पश्चिम। तो आपसे पूछ रहा अब वह किस दिशा में जा रहा है, यह किस दिशा की सम्मुख है? तो दरअसल आपका आंसर हो जाएगा सी। एक बार पुनः इसको देखते हैं और बहुत ही आसानी के साथ देखिएगा। ये पूर्व में जा रहा है, 45 मुड़ा है, ये एंगल आपको बाहरी देखना है। 500 चला, फिर ये जा रहा था, फिर इसको 90 मुड़ना है तो ये 90 बेटा आएगा, इतना 90 होगा और ये डायरेक्शन कहलाती है उत्तर और पश्चिम। आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जवाब दीजिए। जल्दी से कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। और ये क्वेश्चन बेटा कैलेंडर से संबंधित है। कैलेंडर से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा रहा है और उसका जवाब कमेंट में जल्दी से करके बताइएगा। देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। 30 सितंबर 2018 को रविवार है। नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा। जब कभी भी बेटा ऐसी बातें की जाए कि 5 जनवरी 1965 को मंगलवार है और किसी आदमी ने अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाया, अब उस आदमी को अवचित है कि वह अपना जन्मदिन मंगलवार को ही मनाएगा और वर्ष चाहे कोई भी। तो ये सवाल आता है कैलेंडर रिपीटेशन का, कैलेंडर समान। तो आइएगा कंसेप्ट को भी हम लोग सीख लेते हैं उसी के साथ, समान कैलेंडर का, और आसानी से इसका जवाब भी दे देते हैं। पेन चलाने की नौबत नहीं है, सेकंड लोग पे जवाब आता है इसका। तो आइएगा मेरे साथ जुड़िएगा रिपीटेशन का, समान कैलेंडर, समान कैलेंडर। जब भी ऐसा आपसे सवाल आए कभी भी, तो देखिएगा क्या होता है जीवन में। एक बेटा लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष के बाद एक साधारण आता है, फिर बेटा एक साधारण आता है, फिर एक साधारण आता है। कहने मतलब लीप, फिर साधारण, फिर साधारण, इसके बाद अगर देखेंगे तो फिर लीप आ जाएगा। तो ये नियम जीवन भर चलता है। प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये तो पहचानना है कि कौन सा लीप वर्ष है, कि साधारण है, किस कैटेगरी में आता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, रिपीट में जब अगर लीप वर्ष आता है तो उसके साथ आप 28 जोड़ दीजिएगा। अगर लीप वर्ष है और रिपीटेशन की बात करता है तो बिना कुछ सोचे समझे 28 जोड़ देगा। लीप वर्ष के तुरंत आगे वाले के साथ बेटा 6 जोड़ना है, और इसके बाद जो 2 बचे होते हैं साधारण वर्ष, उनके साथ 11 जोड़ना है। इतना सा आपको काम करना है और आसानी से इसका जवाब आ जाएगा। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, लीप वर्ष 2004, 2005, 6, 2007। 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 जोड़ दीजिएगा बेटा, 2032 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान होता है। 2006 का कैलेंडर, 5 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 6 जोड़ना बताया तो 2011 हो गया। 2006 का कैलेंडर किस कैटेगरी में आता है, साधारण के सेकंड में, तो कितना जुड़ेगा, 11 जोड़ दीजिएगा, 2017। 2007 का कैलेंडर कब आएगा, तो 11 जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2018। 2007 वाला बहुत पूछा जाता है। तो रिपीट कैलेंडर जब भी आएगा बेटा तो बहुत ही आसानी से जवाब देना है। लीप वर्ष में 6 जोड़ 28 जोड़ना है, लीप वर्ष के तुरंत आगे वाले में साधारण में 6 जोड़ना है, सेकेंड साधारण और थर्ड साधारण में आपको 11 जोड़ना है और आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा देखते हैं 30 सितंबर 2018। अब इस 18 के आसपास देखिएगा लीप क्या है बेटा, 16 के बाद 17 और 18। तो ये लीप है। लीप के बाद सेकेंड साधारण है, फर्स्ट साधारण है, फिर सेकेंड। इसमें बेटा कितना जोड़ने बताया मैंने, 11। इसमें तुरंत 11 जोड़ दो और आपका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2029, जो कि एक ऑप्शन कहीं ना कहीं गिवन होगा। ऑप्शन हो गया आपका सेकेंड। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सवाल के साथ कंसेप्ट बताने की कोशिश मैंने इसलिए की क्योंकि आपको सवाल आसानी से आ जाए। इससे जुड़े हुए और भी सवालों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लीप वर्ष में 28, उसके नेक्स्ट वाले से साधारण से 6, सेकेंड साधारण, थर्ड साधारण से 11 जोड़ना है और आपका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
ये बेटा बॉड मास से संबंधित है और इसका जवाब जल्दी से बताइएगा। बॉड मास से जुड़ा हुआ है और इसका बहुत ही सिंपल नियम होता है, नियम को वहीं यहीं पे डिस्कस कर देंगे और इसका आंसर क्या आएगा वो भी बताएंगे। जब कभी भी बॉड मास से संबंधित प्रश्न अगर आता है तो इस नियम को मित्रों ध्यान में रखना है। बॉड मास, इस नियम को, इससे क्या होता है, वी से वार रेखा कोष्ठक जिसको बोलते हैं, रेखा कोष्ठक, ये वाला 6 + 9, ये अगर ऐसा कहीं भी रेखा कोष्ठक लगा है तो सबसे पहले इनको हल करेंगे, ये क्रम नहीं बोलना है। फिर आपका बी आता है, बी से बेटा होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी ध्यान रखना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट हल करेंगे और फिर बेटा हम लोग बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। ये इनका क्रम होता है हल करने का। बाकी मैं डिटेल से बात कर रहा हूँ और इस नियम को लिख लेना है, नोट कर लेना है और घर में किताब से सवाल को अटेम्प्ट करना है, देखना है तरीका कितना यूजफुल है और लाभदायक है। इसके बाद आता है बेटा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, उसको समझिएगा, ऑफ का क्या मतलब होता है। ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है मल्टीपल। तो सबसे पहले इसको करेंगे, ब्रैकेट के बाद पहले रेखा कोष्ठ, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का और का मतलब होता है मल्टीपल। इसके बाद आपको पता है डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस और फिर माइनस। इस क्रम को नहीं भूलना है, यदि इस क्रम को आप भूलेंगे तो सवालों में गलती होगी, आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो आइएगा दोस्तों देखते हैं सवाल। आइएगा, आपको कहना है यदि ए का मतलब जोड़, जहां भी ए हो प्लस लगा दो, ई का मतलब विभाजन, ई की जगह डिवाइड हो गया बेटा, आई का मतलब घटाओ, आई का मतलब है घटाना, आई का सारे के सारे सिंबल है। तो बताइएगा प्लस माइनस डिवाइड में हल किसे करेंगे, पहले डिवाइड को, 11 8 88, 8 बचा, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 2 2 8 और 2 -4 बचा, ये होते हैं 10। पहले जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे। आपका आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको बॉड मास का तरीका भी समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल गया होगा। इसका राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं उस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है और आसानी से इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से कमेंट करके जवाब को जरूर दीजिएगा और ये भी जुड़ा हुआ है न्याय निरूपण से। लॉजिकल पार्ट का न्याय निरूपण का वीडियो अलग से भी हम आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराएंगे। बाकी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लगातार वीडियो, लगातार अपडेटेड प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। सभी जगुआर चीता है, सभी पैंथर चीता है। जब कभी भी न्याय निरूपण से संबंधित प्रश्न आता है तो इसको हम लोग बिना वेन डायग्राम से हल कर सकते हैं। और अगर आप वेन डायग्राम से भी हल करना चाहते हो तो वेन डायग्राम वही बनाना है आपको जितना आपसे स्टेटमेंट बोले। आपको दूसरा तीसरा आर्टिफिशियल वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वेन डायग्राम बनना चाहिए। आइएगा, सभी जगुआर क्या है, चीता है। तो बेटा ये देखो जगुआर है सारे के सारे, और ये किसके अंदर है, चीता के अंदर है। सभी पैंथर क्या है, चीता है। लोग पैंथर भी जो है वो चीता के अंदर है। अब एक बात बताना है बेटा आपको, क्या जगुआर और पैंथर के बारे में आपको कुछ भी पता है? नहीं पता है तो एक बात ये ध्यान रखना, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उसके बारे में कुछ भी बताना गलत है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। अगर बताना ही है, दबाव पड़ता है तो वो केस होता है आइडल। उन सब के
देशों के बारे में चर्चा करेंगे। आइएगा देखते हैं इसमें। सभी जगुआर पैंथर हैं, सभी जगुआर पैंथर हैं, कुछ भी नहीं पता है गलत हो गया, और कुछ जगुआर पैंथर ये भी गलत हो गया। आपका जवाब हो गया सेकंड, ना तो पहला ना ही दूसरा पालन करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका जवाब भी हमने आपको दे दिया है, सेकंड है। अब हमारे वीडियो को आप सभी लोग अपने मित्रों में, यार दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। आप अपने घरों में आसानी से तैयारी कर सकते हैं जब तक ऑफलाइन का माध्यम नहीं होता है। सबसे बेहतरीन माध्यम तो ऑफलाइन का होता है बेटा, उसी में सामने आनंद आता है पढ़ने में। आप अपनी समस्याओं को हमारे सामने रख सकते हैं। तब तक जब तक ऑफलाइन का माध्यम अच्छी तरीके से ओपन नहीं होता है, तब तक हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। लगातार अपडेटेड प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, एग्जाम से जुड़े हुए सवालों की चर्चा करेंगे, कौन सा एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण है उनकी भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बेटा हम लोग इतना रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।